आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 486। अभी तक हमने जाना कि हनुमंत और जय दोनों ही उस ज्वालामुखी वाले अड्डे में प्रवेश कर गए थे। उस जगह पर प्रवेश करने के तुरंत बाद वे अपनी स्टील्थिंग तकनीक को एक्टिवेट करते हैं और छुप जाते हैं। उनके अंदर आने का लगभग ही किसी को आभास हुआ था। वे जाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। साथ ही उनके हमलों की वजह से वे दोनों डेविल क्लैन के सदस्य पूरी तरह से राख में बदल गए थे, जिस वजह से अगर कोई उन्हें ढूंढने भी जाता है तो भी किसी को उनके बारे में पता नहीं चलने वाला था। वे कुछ देर तक वहीं पर रहने का फैसला करते हैं और फिर उस जगह पर अपनी नज़रें घुमाने लगते हैं। जब वे आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि वहां पर बहुत से चैम्बर बने हुए थे। हनुमंत वहां पर जहां चैम्बर ही देख पा रहा था तो जय वहां पर चैम्बर्स का क्रम भी देख पा रहा था। वे साधारण चैम्बर नहीं थे, बल्कि उन सभी के साथ एक जंजीर बंधी हुई थी और वह जंजीर जमीन से जुड़ी हुई थी। जय यहाँ से आगे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह इतना तो समझ रहा था कि यह चीज़ जितनी साधारण दिख रही है उतनी नहीं है। उसे जल्दी ही इस जगह पर छानबीन करनी होगी। जब वह ये सोच ही रहा था तभी उन्हें किसी के आने का आभास होता है और दोनों ही वापस से छुप जाते हैं। वहाँ पर दो डेविल क्लैन के सदस्य आते हैं, लेकिन कमाल की बात यह थी कि ये वाले सदस्य पूरी तरह से काले रंग के कपड़ों से लिपटे हुए थे और जय भी उनसे किसी भी तरह की कोई शारीरिक आभा को महसूस नहीं कर पा रहा था। वे सारी केवल आत्मीय कायाएं ही थी। जय ये जीव भूत प्रजाति से हैं और ये केवल आत्माएं होती हैं। इनकी क्षमता भी केवल आत्मीय हमला करने की होती है। ये वाला शरीर भले ही इन्हें शारीरिक हमले करने की क्षमता दे, लेकिन वह केवल किंग स्तर की बराबरी ही कर पाएगा। इन्हें मारने के बाद एक मोती निकलता है जो कि भूतिया मोती कहा जाता है। इस मोती को रिफाइन करने बाद ये शुद्ध आत्मीय पत्थर में बदल जाता है, जो कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपनी आत्मीय ताकत को बढ़ाने के लिए। जय जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वह उन लोगों को अपनी आत्मीय ताकत से महसूस करता है तो वह पाता है कि वह आत्मीय क्षेत्र में सभी किंग स्तर के योद्धाओं को हरा सकता है, लेकिन अंदर से एक ताकतवर आत्मीय ऊर्जा उसकी सोच के घोड़े को लगाम देती है। वह इस आत्मीय आभा का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि यह एक एम्परर स्तर की आत्मा थी। स्तर 6 और स्तर 7 की आत्मा में जितना अंतर आता है वह पूरा स्तर 3 से स्तर 6 के बीच की आत्मा के अंतर के बराबर होता है। ये खाई इतनी बड़ी होती है कि आप इसे चाहे जितनी ताकत लगा ले भर नहीं सकते हैं। ऊपर से उस आत्मा में एक इम्प्रिंट होता है जो कि प्रकृति के नियमों की सहायता को उतार सकता है। भले ही वह एम्परर स्तर का डेविल इस जगह के नियमों की मदद नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी जय उसका सामना नहीं कर सकता था। एम्परर सॉल के पास मौजूद एक नियम का इम्प्रिंट तो जय के पास भी था, क्योंकि उसकी पहली वाली मार्शल सॉल सीधा एम्परर क्लैन से थी, जो कि उसे गॉडफादर ने बताया था। यह एक ऐसा क्लैन था जिसमें करोड़ों सालों में केवल 1 या 2 नए योद्धा ही पैदा होते हैं। इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जीव आज इस दुनिया में पूरी तरह से विलुप्त है। गॉडफादर भी इस बात से हैरान थे कि यह आत्मा जय के अंदर जागृत हुई तो हुई कैसे, लेकिन वे भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। बहरहाल उन्हें भी इस जीव के बारे में उतना नहीं पता था, बस ये पता था कि ये जीव एक पूरे ग्रह को केवल अपनी आभा से तबाह कर सकते थे, जो कि उन्होंने जय को नहीं बताया था, क्योंकि जय की आत्मा उस स्तर पर अभी नहीं पहुंची थी। साथ ही उन्होंने जय के अंदर मौजूद सॉल एम्परर के आत्मीय टोकन से कुछ फ्लक्चुएशन महसूस की थी, जो कि बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन वे उन्हें महसूस कर सकते थे, जो कि यह बता रहा था कि जय की मार्शल सॉल अभी तक सही से जागृत नहीं हुई है। जब गॉडफादर यह समझते हैं तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जय के अंदर जो मार्शल सॉल मौजूद है वह किसी एम्परर जीव ने मरने से पहले अपने शरीर से त्यागी थी और वह आगे विकसित हो रही है जय के शरीर में। जय के पास वह कहां से पहुंची इसका जवाब तो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन वह जय के शरीर में जागृत नहीं हुई है, बल्कि वह हमेशा से ही जय के शरीर में मौजूद थी। इस तरह की आत्मा को आकाशिक आत्मा कहा जाता है। इस स्तर को हासिल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। बहरहाल जय गॉडफादर की बात सुनकर इसलिए खुश था क्योंकि उसे मनसा को जागृत करने का फिर से एक मौका मिल गया था। वह मनसा को जागृत करने के लिए पहले से कई रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिला था। अब जब वह एक रास्ता ढूंढ लेता है तो वह सच में खुश था। वह हनुमंत की तरफ देखता है और पूछता है, हनुमंत क्या तुम किसी तरह का कोई आत्मीय हमला जानते हो? हनुमंत जय की बात सुनकर ना में अपना सर हिलाता है, लेकिन वह आगे कहता है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इस लाठी में एक तरह का खास हमला हो जो कि आत्मा पर ही हमला करता है। ये हमला काफ़ी खतरनाक है। मैंने जब पहली बार इसका इस्तेमाल किया था तो वह पूरी जगह मुर्दाघर बन गई थी।
उनके शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं था, लेकिन वे मर गए थे। तभी से मैंने इसका उपयोग बंद कर दिया है। जय जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, बहुत अच्छे, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक एम्परर स्तर की आत्मीय प्रजाति का डेविल है जिसे भूतिया एम्परर कहा जाता है। यह एम्परर मैं नहीं संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरी आत्मीय ऊर्जा उतनी ताकतवर नहीं है। तुम्हारा काम है उस पर हमला करना। मैं इन सभी को रास्ते से हटाता हूँ और तुम्हें मौका देखकर एक ही बार में उस एम्परर को ढेर करना है, समझे? जय की बात सुनकर वह हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ समझ गया। जय ये सुनकर मुस्कुराता है, कहता है, बहुत अच्छे। वो उस कक्ष में इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ। तुम्हें इस बीच में बिना ज़्यादा समय गवाए हमला करना है। तुम्हारे हमले का जब तक प्रभाव रहेगा तब तक मैं इन लोगों का साफ कर दूंगा। इसके बाद हमें बिना किसी भी देरी के इस जगह से निकलना होगा। जय के इतना कहते ही हनुमंत आगे निकलने वाला होता है कि जय उसे रोकता है और उसके चारों ओर एक तरह की अग्नि शील्ड बना देता है। ये शील्ड उस काले धुएं से उसे बचाए रखने के लिए थी। वैसे तो हनुमंत को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसने देखा था कि वह कितना चिढ़ रहा था इस धुएं से, इसलिए उसने ये शील्ड बना दी थी। हनुमंत अपना सर हिलाता है और धीमी गति से उस तरफ बढ़ जाता है। तब तक जय उस पत्थर के पीछे से ही अपनी दोनों स्काई फ्लैम्स को निकालता है और अपना कमल आकार का परमाणु बम बनाने लगता है। उसके इस काम को शुरू करते ही सभी उसे भांप लेते हैं। वह योद्धा जो कि चैम्बर में था वह भी भांप लेता है, लेकिन चूंकि सामने वाला केवल एक किंग स्तर का योद्धा था इसलिए वह उस पर इतना ध्यान नहीं देता है। वह अपनी ऊर्जा का फैलाव करता है और अपने आसपास के क्षेत्र को कवर कर लेता है ताकि कोई उसके नज़दीक ना आ सके। उसकी इस सावधानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी जरूरी काम में बैठा हुआ था। जय अपने इशारों से हनुमंत को संकेत दे रहा था कि उसे कितने पास पहुंचना है। इसके साथ ही वह अपने हमले को तैयार करता हुआ उन सभी का सामना भी कर रहा था। बच्चे, तुम कौन हो और इस जगह पर घुसे कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अड्डे में घुसने की? एक आत्मीय योद्धा कहता है। जय उसकी बात को सुनता है और कहता है, मेरी हिम्मत कैसे हुई ये तो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है? तुम लोग ये सब क्या बना रहे हो? जब जय का ये सवाल उन सभी के कानों में गिरता है तो वे सभी हैरान हो जाते हैं। वे हैरानी से जय की तरफ देखते हैं और एक साथ कहते हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर, और वैसे भी एक मरते हुए बच्चे को ये सब जानने की क्या ही ज़रूरत है। ये आवाज़ सभी की एक साथ निकली थी, इस वजह से जय को साफ सुनाई नहीं दी थी। जय इस चीज़ को देखकर हैरान भी हो जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि सभी के सभी एक साथ कैसे बोल सकते हैं, लेकिन तभी वह उन सभी के सर पर एक निशान को देखता है। जब वह उस निशान को देखता है तो वह समझ जाता है कि वे सभी बस कठपुतलियां हैं और असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। वह अपनी फ्लैम्स को मिलाना जारी रहता है। अब तक फ्लैम्स के मिलने की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जय को अपना हमला तैयार करता हुआ देखकर उन सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उनमें से एक कहता है, बच्चे, तुम इस आग से हमें डराना चाहते हो। तुम्हें पता नहीं है हम जहाँ पर रह रहे हैं उसी के नीचे एक ज्वालामुखी है। अगर तुम हमें इसी हमले से मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जय जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। उसने ये कैसे नहीं सोचा होगा। वह अपने हमले को बनाकर हाथ में लेता है और कहता है, हनुमंत अभी। उसकी चीख को सुनकर हनुमंत तुरंत अपने आत्मीय हमले को रिलीज कर देता है। उससे एक तरंग निकलती है जो कि सीधा भीतरी कमरे में जाकर प्रवेश करती है और भीतरी कमरे में मौजूद व्यक्ति को प्रभावित करती है। भीतर से एक चीख निकलती है जो कि सभी को साफ सुनाई देती है। साथ ही चीख दर्द भरी और तड़पन भरी होती जाती है। अंत में ये चीख ठंडी पड़ जाती है और फिर पूरी तरह से शांत पड़ जाती है। जब सभी यह सुनते हैं तो वे सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई सोच लाने का मौका मिलता, एक पारदर्शी तीर उनके सर को पार करता है और सीधा उनकी आत्मा को खत्म कर देता है। ऐसा होते ही वे सभी हवा में गायब होने लगते हैं और मोती में बदल जाते हैं। जय अपनी आत्मीय ऊर्जा से उन मोती को हवा में उड़ाता है और अपने पास बुला लेता है और इसके बाद वह हनुमंत से कहता है, हनुमंत जल्दी से बाहर निकलो। हनुमंत ये सुनकर तुरंत अपनी गति बढ़ाता है और बाहर निकलता है। जय भी अपनी विंग्स को खोलता है और बाहर निकल आता है। बाहर निकलने से पहले वह अपने उस कमल को भीतर ही छोड़ देता है। उस कमल के उस जगह पर गिरने से तुरंत एक धमाका होता है और यह धमाका पहले तो छोटा था, लेकिन कुछ ही पलों में यह इतना विशाल हो जाता है कि आसपास का समुद्र भी हिलने लगता है।
जय तुरंत हनुमंत से पीछे हटने को कहता है और खुद भी पीछे हट जाता है। उनके पीछे हटते ही बूम, एक धमाका होता है और वह जगह पूरी तरह से फट जाती है। वहां पर इतना जोरदार धमाका होता है कि आसपास का पानी भाप में बदल जाता है और कुछ पल के लिए वहां पर जमीन दिखने लगती है। वहां से ये कंपन पैदा होता है और आसपास के 50 किलोमीटर तक भयंकर रूप से महसूस होता है और इसके बाद थोड़ा हल्का पड़ जाता है। साथ ही एक लहर हवा में उठती है और समुद्र की तरफ बढ़ जाती है। उसको समुद्र की तरफ बढ़ते हुए देखकर जय थोड़ी राहत की सांस लेता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद वे वापस से पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी नज़रों में बस धुआं और कुहासा ही था। वे साफ नहीं देख पा रहे थे। जिस जगह पर अभी धमाका हुआ था उस जगह पर कुछ भी नहीं बचा था। वह ज्वालामुखी वे चैम्बर सब कुछ हवा में गायब हो गया था। आज की चीज़ों से तुलना की जाए तो अभी जो ज्वालामुखी पूरी तरह से फट गया था वह इतनी ऊर्जा रिलीज कर चुका था जो कि 50 परमाणु बम मिलकर करते हैं। लेकिन ये कल्टीवेशन वर्ल्ड ही था और यहाँ पर इतनी ऊर्जा तो हर किसी एम्परर स्तर के कल्टीवेटर के पास होती है। बहरहाल वे उस धुएं के छटने का इंतजार करते हैं और फिर वहाँ से निकल कर जाने ही वाले होते हैं कि उन दोनों के कंधे पर एक खतरनाक दबाव आकर गिरता है। वे दोनों लगभग अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिरने ही वाले थे, लेकिन खुद को किसी ना किसी तरह से संभाल लेते हैं। लेकिन जब अगली बढ़त होती है तो वे तुरंत पानी में जाकर गिरते हैं। वह तो उस जगह पर पानी केवल उन दोनों की कमर तक ही था, इस वजह से उनके पैर जमीन पर अड़ जाते हैं। लेकिन अभी भी वे दोनों उस दबाव का सामना नहीं कर पा रहे थे। हनुमंत इस दबाव को सहन नहीं कर पाता है और उसका बंदर वाला रूप सामने आने लगता है। वहीं पर जय की मार्शल सॉल इस दबाव को महसूस कर नाराज हो जाती है और वह भी अपना असर दिखाने लगती है। जल्दी ही उन दोनों का शरीर विशालकाय हो जाता है, लेकिन इसमें भी दरारें पैदा हो जाती हैं और उनके मुंह के कोनों से खून गिरने लगता है। हनुमंत के शरीर पर दरारें साफ दिख रही थी तो जय के शरीर पर दृश्यता कम होती जा रही थी, यानी कि उसका वह बड़ा बन चुका शरीर पारदर्शी बनता जा रहा था। उस धुएं के बीच से एक ऊर्जा का गोला बाहर निकलता है। ये पीले रंग से चमक रहा था और उसके भीतर एक लाल बालों वाला एक छोटा बच्चा था। वह देखने से केवल 8 से 10 साल का लग रहा था, लेकिन ये बस एक छलावा था। तो क्या होने वाला था जय और हनुमंत के साथ? क्या वे इस जगह से बचकर निकल पाएंगे या फिर इस लाल बालों वाले लड़के के हाथों मारे जाएंगे? तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 487। जय और हनुमंत जब वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक से उनके कंधों पर जोरदार दबाव पड़ता है और वे दोनों सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं। उस दबाव की वजह से उनके अंदर की पूरी ताकत अपने आप ही सक्रिय हो जाती है, लेकिन फिर भी वे इस दबाव के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ उस धुएं से एक चमकता हुआ अंडा बाहर आता है। यह अंडा पूरी तरह से पारदर्शी था और वह शील्ड हल्के सुनहरे रंग से चमक रही थी। इस अंडानुमा संरचना के भीतर एक 15 से 16 साल का दिखने वाला लड़का खड़ा था, जिसकी आंखें बंद थी और उसकी नाभि से एक नली जुड़ी हुई थी। उस नली के साथ उसकी ताकत और भी बढ़ती जा रही थी। जय यह एक नज़र में भांप लेता है। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन उसकी मार्शल पर भी दरारें पैदा होने लगती हैं। हनुमंत की हालत भी कुछ सही नहीं थी। एम्परर स्तर का होने की वजह से उसे ही अधिकांश दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उसके होठों के कोनों से खून गिरने लगता है, साथ ही उसकी विशाल काया पर दरारें पैदा हो जाती हैं। इस वक्त उस अंडे के भीतर से आवाज आती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी योजना में बाधा उत्पन्न करने की? अब जब तुम लोगों ने मेरी चेतना को जागृत कर ही दिया है और मेरी पूरी काया को पाने वाला मेरा रास्ता काट ही दिया है, तो तुम लोगों की मौत तो आसान नहीं होने वाली है। यह आवाज़ एक बच्चे जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन यह पक्का था कि यह आवाज़ उसी लड़के से आ रही थी जो कि अंडे के भीतर था। अंडे के भीतर मौजूद लड़का भी अब थोड़ी सी प्रतिक्रिया देता है और एक झटके के साथ उसकी आंखें खुलती है। उन आंखों के खुलते ही जय और हनुमंत के ऊपर पड़ने वाला दबाव सरहदों को पार कर जाता है और तुरंत उनके शरीर में क्रैक पैदा होता है और वे फट जाते हैं। वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमंत का और भी बुरा हाल हो जाता है। उसका शरीर सिकुड़कर एक छोटे से प्यारे बंदर के रूप में हो जाता है। इसी के साथ वह बेहोश भी हो जाता है। दूसरी ओर जय अपनी चेतना को नहीं खोता है और बाकी उसके शरीर की हर एक कोशिका की ऊर्जा खत्म हो जाती है। उसकी महायोद्धा काया भी इस वक्त काम नहीं आ रही थी। आखिरकार आज उसने एक सुप्रीम एम्परर स्तर के योद्धा की ताकत को महसूस कर ही लिया था।
जी हाँ, सामने वाला योद्धा सुप्रीम एम्परर स्तर पर था, ना कि देव स्तर पर। वह लड़का अपना हाथ आगे करता है और उसके चारों ओर मौजूद वह अंडा फट जाता है और फिर उसी में समा जाता है। इस सब को खत्म करने के बाद उसका ध्यान जय की तरफ आता है। जय उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में हल्का सा डर भी था। ये डर सामने वाले योद्धा से नहीं था, बल्कि अगर वह आज यहाँ पर मर गया तो उसके सारे वादों और सपनों का क्या होगा, यह उसके मन में मौजूद डर था। वैसे तो उसने इस दृश्य की भी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि उनके यहाँ पर पहुँचने से पहले वह टिक भी पाएगा या नहीं। वह लड़का जय की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक जिज्ञासु मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, अरे वाह, कोई अभी होश में भी है। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। इस वजह से मैं तुम्हें एक आसान मौत दे रहा हूँ बच्चे। आखिर तुम्हारे पास 2 स्काई फ्लैम भी तो हैं, वो मेरी ऊर्जा को और भी मजबूत कर देंगी। डेविल क्लैन के लिए स्काई फ्लैम उनकी क्षरक ऊर्जा के लिए बस एक आहार है। क्षरक ऊर्जा की यही विशेषता है। इसे एक अन्य तरह की स्काई फ्लैम माना जा सकता है जो कि बाकी की स्काई फ्लैम्स को अवशोषित कर सकती है। इस फ्लैम की टक्कर पहले स्थान पर मौजूद एम्परर फ्लैम ही ले सकती थी, लेकिन इस ऊर्जा के अपने स्तर होते हैं जो कि हर एक कल्टीवेशन स्तर के साथ बढ़ते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि डेविल क्लैन और यह ऊर्जा एक ही है और असल में यह ऊर्जा कल्टीवेशन करती है। जय सामने अपना सर उठाकर देखता है। उसकी आंखें इस वक्त तक लाल हो गई थी क्योंकि दबाव की वजह से उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह लड़का अपनी उंगली को जय की तरफ करता है और उसकी उंगली से एक लाल रंग की ऊर्जा निकलती है और वह सीधा जय के माथे की तरफ बढ़ जाती है। जय भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन वह ऊर्जा उससे नहीं टकराती है। जय अपनी आंखों को खोलता है और अपने आप से दबाव को हटता हुआ महसूस करता है। वह अपने सामने एक परछाई को देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। 1 हफ्ते बाद जय अपनी आंखों को खोलता है। वह जब हलचल करता है तो हल्की सी हलचल से ही वह अपने शरीर में दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसका अंग अंग टूट रहा था। वह अपनी आंखों को खोलता है और अपने आसपास की जगह को देखता है। वह एक जाने पहचाने कमरे में था। जब वह अपने हाथ को उठाने वाला था तो वह देखता है कि उसके हाथ के पास कोई सो रहा था। वह देखता है तो वह रीना थी। रीना को उस जगह पर देखकर वह जल्दी ही उस कमरे को भी पहचान जाता है। उस सन एकेडमी का वैद्य रूम था। वह उस लड़ाई को याद करता है और फिर अचानक से चारों ओर देखता है। जब उसकी नज़र हनुवंत पर पड़ती है जो कि एक छोटा सा बंदर बन गया था, तब जाकर वह चैन की सांस लेता है। वह अपने शरीर की छानबीन करता है तो पाता है कि उसके शरीर में कुछ भी करने के लायक ऊर्जा नहीं बची थी, बस चलने फिरने और खाना खाने के अलावा। वह तेजी से रिकवर हो रहा था, लेकिन ये भी उसकी उस बढ़त के लिए काफ़ी नहीं था। जय के हाथ की हलचल से रीना को होश आता है और वह सामने की तरफ देखती है। जब उसकी नज़र जागे हुए जय पर पड़ती है तो वह खुशी से उछल पड़ती है और जय के गले लग जाती है। जय के शरीर में पहले से ही दर्द हो रहा था और रीना की इस हरकत की वजह से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है जो कि रीना को वापस से होश में लाती है और वह पीछे हटते हुए कहती है, सॉरी, वो मैं थोड़ी ज़्यादा ही खुश हो गई थी। जय की तरफ वह शर्म से लाल चेहरे के साथ कहती है। जय उसे कुछ भी नहीं कहता है और पूछता है, मैं कब से बेहोश हूँ? जय का सवाल सुनकर रीना जवाब देती है, तुम यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से बेहोश पड़े हो। हमें तुम्हारे बारे में 10 दिन पहले पता चला था। वैसे तुमसे मिलने के लिए दृष्टि भी आई थी। अभी वे आराम करने के लिए गई हैं और मैं तुम्हारे पास रुकी हूँ। वैसे ये कौन है? वह बंदर की तरफ इशारा करते हुए कहती है। जय उसके इशारे को पाकर मुस्कुराता है और कहता है, मेरा छोटा भाई। अब तक जय को पूरा यकीन हो चुका था कि हनुवंत से उसे किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। वह बस एक भोला भाला बंदर है जिसके पास बहुत ही ताकत है। जय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, छोटे, जल्दी होश में आ जाओ। हमें बदला लेना होगा वरना हम योद्धा नहीं। रीना ये सुनकर जय से क्या हुआ था ये पूछती है। उसके सवाल के जवाब में जय उसे सारी घटना को बताती है, जिसे सुनकर रीना के मन में भी हल्का सा डर आ जाता है। वह खड़ा होता है और पूछता है, वैसे मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया था? पता नहीं, हम जहाँ पर यहाँ आए थे तब तो तुम्हारा और उसका इलाज चल रहा था। बस ये खबर जरूर सुनी थी कि तुम दोनों की वजह से एक असली डेविल क्लैन का सदस्य पकड़ा गया है। रीना कहती है, उसे भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वह अपनी जानकारी के हिसाब से जय को बता देती है। जय ये सुनता है और समझ जाता है कि शायद से वह लाल बालों वाला लड़का पकड़ा गया है।
वह अपनी जगह पर बैठता है और वीणा से बातचीत करने लगता है। हनुमंत ने अभी तक होश में आने के किसी भी तरह के कोई भी निर्देश नहीं दिए थे। जय वहीं पर अपनी कल्टीवेशन तकनीक का इस्तेमाल कर अपने आप को रिकवर करने लगता है। उसकी महायोद्धा काया की वजह से उसकी रिकवरी बहुत ही तेज थी और अगले 3 दिनों में वह पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। हनुमंत ने भी आज एक हलचल की थी और उसके अगले ही पल चारों ओर से उसके शरीर में ऊर्जा प्रवेश करने लगती है और उसकी लाठी उसके ठीक ऊपर आकर जम जाती है। उससे एक सुनहरे रक्त की बूंद निकलती है और वह उसके शरीर में प्रवेश करती है। जैसे ही यह रक्त बूंद प्रवेश करती है, हनुमंत का शरीर वापस से आकार में बढ़ने लगता है और फिर से वह सामान्य अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा होने के बाद वह लाठी भी अपने आकार को छोटा करती है और उसके बालों से जाकर लटक जाती है। जय और वैशाली, जो कि इस वक्त कमरे में ही थे, ये देखते हैं और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जय ने अभी तक तीनों लड़कियों को बता दिया था कि वह हनुमंत से कैसे मिला था और उसका उससे किस किस्म के अजीब प्रकार का संबंध है। अगले 3 दिन में जय पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और उसकी कल्टीवेशन तकनीक भी अगले स्तर पर पहुंच जाती है। उसका कल्टीवेशन अभी भी किंग स्तर के मध्यम चरण पर ही था, लेकिन उसकी तकनीक के लेवल बढ़ जाने की वजह से उसकी कल्टीवेशन स्पीड तेज हो गई थी और उसे पूरा यकीन था कि वह अगले 3 महीनों में किंग स्तर के ऊपरी चरण पर पहुंच जाएगा। इसी दिन हनुमंत को भी होश आता है और वह अचानक से खड़ा हो जाता है। वह जब अपने आसपास का बदला नज़ारा देखता है तो वह खड़ा कर उपद्रव मचाने ही वाला था कि उसकी नज़र जय पर पड़ती है, जो कि उसे शांत रहने का इशारा कर देता है। अपने बड़े भाई का इशारा वह कैसे नहीं समझता। वह शांति से अपनी जगह पर बैठ जाता है। इस दिन जय से मिलने के लिए उसके चाचा वीर सिंह आते हैं। वीर सिंह जय के पास आता है और कहता है, बच्चे, तुम्हारी किस्मत अच्छी कहूँ या फिर खराब, तुम्हें एक विद्यार्थी वाले स्थान पर इतना ताकतवर शत्रु मिल गया, और अच्छी इसलिए क्योंकि तुम उस शत्रु से भी बचकर वापस आ सके। जय इस पर बस मुस्कुराता है और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। वीर सिंह हनुमंत की तरफ देखता है और कहता है, वैसे ये कौन है? जय वीर सिंह का सवाल सुनकर उसे सारी बात बताता है कि कैसे वह उससे मिला और उसने उसे अपना बड़ा भाई बनाया। कहानी को सुनने के बाद वीर सिंह भी कुछ नहीं कहते हैं। वे जय की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम पर जिसने हमला किया था वह डेविल समुदाय का एक जनरल था और वह इस जगह पर करीब 10 साल पहले आया था, लेकिन आकाशीय सीमा को पार करने की वजह से उसका शरीर नष्ट हो गया था। डेविल क्लैन का इस बार हमारे ग्रह को भेदने के पीछे कोई मकसद है, जिस वजह से उन्होंने खुफिया तरीके से उसकी मदद की और वे इसी जगह पर एक महाराजा स्तर के ताकतवर योद्धा को बनाना चाहते थे ताकि आगे चलकर वह उनकी मदद कर सके। लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी यह योजना पूरी तरह से विफल हो गई। वह अभी हमारी कैद में है और कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उसके मुंह का दरवाज़ा खोल ही देंगे। जय ये सुनता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। वह कुछ देर तक रुकता है और कहता है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वीर सिंह को जय से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह फिर भी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ तुम जाकर उससे मिल सकते हो, लेकिन थोड़ा सावधानी से, क्या पता उसने किस तरह की चालाकी कर रखी हो। जय अपनी गर्दन को थोड़ा चटकाता है और कहता है, सावधानी, मैं जरूर इसका ध्यान रखूंगा चाचा जी। वीर सिंह ये देखकर हाँ में अपना सर हिलाता है। जय हनुमंत के साथ जेल की तरफ बढ़ जाता है। जेल भीतरी एकेडमी के एक पहाड़ में संघनित आकाशीय क्षेत्र में था। यह आकाश के बीच में बना हुआ था और ज़्यादातर खतरनाक कैदी इसी जगह पर कैद होते थे। जय अपने पास से एक टोकन निकालता है और उस जेल का दरवाज़ा खोलता है। उस टोकन की मदद से वह दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है। वे एक आकाश बवंडर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वे ऐसा करते हैं उनके आसपास का नज़ारा बदल जाता है। वे अगले ही पल एक काली सतह पर पहुंच जाते हैं। इस जगह पर सब कुछ काला था, काली दीवार, काली सलाखें, काली जंजीरें आदि। जय इस जगह पर एक तरह की ऊर्जा को भी महसूस कर पा रहा था जो कि तहखाने के भीतर की ओर बढ़ती ही जा रही थी। इस ऊर्जा की वजह से चारों ओर का वातावरण घुटन भरा था। उनके उस जगह पर आते ही 2 परछाएं आती हैं जो कि पूरी तरह से काले रंग के वस्त्र पहनी हुई थी और उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जय के हाथ में मौजूद टोकन को देखकर वे परछाई विनम्रता से पूछती हैं, तुम लोगों को यहाँ पर क्या काम है? जय उन्हें देखता है और जवाब देता है, हमें हाल में कैद किए गए असली डेविल क्लैन के सदस्य से मिलना है। ये रही आज्ञा। जय ये कहते हुए उस टोकन को आगे बढ़ा देता है और उस पर उंगली रखता है। उंगली के रखते ही वीर सिंह की एक परछाई निकलती है और वह उन दोनों को कुछ निर्देश देती हैं।
उन निर्देशों को सुनकर दोनों परछाइयां हमें अपना सर हिलाती हैं। वे दोनों जय और हनुमंत को रास्ता दिखाती हैं और उन्हें भीतरी हिस्से की तरफ ले जाती हैं। इस जेल में कुल 9 परतें थीं, जिनमें से वे अभी 9वीं परत पर थे। सबसे भीतर मौजूद थी पहली परत, जहां पर जाना केवल एंसेस्टर्स के लिए संभव था। जय और हनुमंत आगे बढ़ने के साथ ही अपनी दम घुटते हुए महसूस करते हैं, लेकिन वे जल्दी ही इस माहौल में ढल जाते हैं। ये देखकर वे दोनों परछाइयां भी चकित हो जाती हैं। इस वक्त उनके कानों में इस तरह की कई चीखें सुनाई देने लगती हैं। तो क्यों मिलना चाहता था जय उस डेविल क्लैन के सदस्य से? और क्या था इस तहखाने के भीतर की ऊर्जा राज? तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में, एपिसोड 488। जैसे ही जय और हनुमंत इन प्रिजन के भीतरी हिस्से में पहुंचते हैं और 8वीं परत में प्रवेश करते हैं, उनके कानों में बहुत सी चीखें सुनाई पड़ती है। 9वीं परत पर दरअसल एकेडमी के कार्यकर्ता निवास करते थे, जो कि इस जगह की फॉर्मेशन पर काबू और बाकी की चीज़ों का प्रबंधन करते थे। असली जेल 8वीं परत से शुरू होता था। 8वीं परत में देव स्तर के कैदी रहते थे। दरअसल देव स्तर से नीचे के योद्धाओं को इस जेल में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बशर्ते वह किसी खास समुदाय या फिर किसी ताकतवर समुदाय से ना हो, या फिर उसके अंदर कुछ ना समझी जा सकने वाली ताकतें ना हों। उस कैदी के संबंध में वे दोनों बातें ही सत्य थी, जो कि इस जेल में किसी को कैद करने के लिए आवश्यक थीं। जय और हनुमंत दोनों कर्मचारियों के पीछे उस डेविल क्लैन के सदस्य वाली कालकोठरी की तरफ बढ़ जाते हैं। वे दोनों ही उस डेविल से मिलने को थोड़े उतावले थे। पिछली बार उसने उन्हें अपना घमंड दिखाया था और इस बार उनकी बारी थी। कुछ ही देर बाद वे दोनों कर्मचारी उन्हें उस जेल के सामने ले आते हैं। जेल में वे किसी बच्चे को नहीं बल्कि एक बहुत ही बूढ़े हो चुके व्यक्ति को देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का क्या ही बिगाड़ सकता है। जब वह बूढ़ा आदमी जय और हनुमंत को महसूस करता है तो वह तेजी से सलाखों के पास आता है और गुस्से में जय और हनुमंत की ओर अपने हाथ बढ़ाता है। जय और हनुमंत उसकी इस हरकत से जरा सा भी नहीं घबराए थे और अपनी जगह पर खड़े रहे। उस डेविल का हाथ जेल की सलाखों के पास जैसे ही पहुंचता है, एक जोरदार झटके की आवाज आती है और उस डेविल के हाथ की उंगलियां खत्म हो जाती है। वे तुरंत वापस भी उगने लगती हैं, लेकिन जलन बंद नहीं होती। वह काफी देर तक चीखता है और फिर अंत में अपने आप को शांत कर लेता है। शांति के साथ वह जय और हनुमंत की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों की जान बच गई, इसके लिए तुम बहुत ही खुश हो रहे होगे। खैर, खुशी की बात भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर के उस खौफ को तुम मार पाओगे जो कि मेरी वजह से तुम्हारे मन में है। वह ये कहता है और राक्षसों की तरह हंसने लगता है। जय और हनुमंत उसकी यह बात सुनते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं और फिर एक साथ उस डेविल क्लैन के सदस्य की तरफ ऐसी नज़रों से देखते हैं मानो कि वे किसी मूर्ख की तरफ देख रहे हों। जय कहता है, अबे चमनचूतिए, तुझे सच में लगता है कि हम तुझसे डर रहे थे? हाँ, तुझ में ऐसा है क्या जो कि हम तुमसे डरेंगे? उस डेविल की हंसी एकाएक रुक जाती है और वह जय की तरफ देखता है। उसे उसकी आंखों में सच में किसी भी तरह का कोई भी डर नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से वह थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? जानते भी हो मैं कौन हूँ? जय ये सुनता है और हंसी के साथ कहता है, हाँ, नहीं जानते कि तू कौन है, बता चल तू कौन है। जय की इस बात को सुनकर वह डेविल अचानक से चुप हो जाता है और कुछ देर तक कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सांस को भी रोक कर रखा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जय उसकी इस हालत को देखता है और इस बार उसकी आंखों में मजाकिया भाव की जगह बहुत ही कातिलाना भाव झलक आते हैं। वह कहता है, तूने सुप्रीम एम्परर स्तर पर होकर हमें नीचा दिखाया था ना, लेकिन सच में तूने उस वक्त बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब मैं डेविल क्लैन का जानी दुश्मन बन चुका और उनमें भी तुम्हारी प्रजाति भूतदल का। आज से मैं जिसको भी मार सकूंगा मारूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि कोई भी ना बचे। जब वह व्यक्ति जय की यह धमकी सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता है। वह जय की आंखों के इशारों से ही बता सकता था कि वह मजाक नहीं कर रहा है और बहुत ही गंभीर है। वह हंसता है और कहता है, तुम और अपनी इस छोटी सी किंग स्तर की कल्टीवेशन से। जय उसके इस मजाक पर गुस्सा नहीं होता है और कहता है, इस किंग स्तर की कल्टीवेशन से तो नहीं, लेकिन जब मैं उस लायक बनूंगा तब। वह इतना कहता है और वहां से वापस चल देता है।
हनुवंत उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम तो गए बेटे। इतना कहने के बाद वह भी वापस मुंह मोड़कर उस जगह से निकल जाता है। वह योद्धा बस ये सब देखता है और अपने दांत भींचता है। उसे अंदर से पता नहीं क्यों लेकिन घबराहट महसूस हो रही थी। वह अब कुछ नहीं कर सकता था, बस जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दे सकता था। जेल से बाहर निकलने के बाद जय और हनुवंत वापस से मुख्य चोटी पर आ जाते हैं, जहां पर वे वीर सिंह से मुलाकात करते हैं। वीर सिंह अपने पास से एक टोकन निकालता है और उसे हनुवंत की ओर बढ़ा देता है। आज से तुम भी सन अकेडमी के छात्र हो और तुम्हें आंतरिक अकेडमी के 10वें चोटी के 22वें छात्र हो। जय जब ये सुनता है तो वह मुस्कुराता है और हनुवंत की तरफ उसे स्वीकार करने का इशारा कर देता है। हनुवंत एक मुस्कान के साथ उस टोकन को ले लेता है और उसे ऊपर नीचे से देखने लगता है। खैर, यह सब करने के बाद जय वीर सिंह को अलविदा कहता है और वापस से अपने निवास पर लौट आता है। वह एक पूरे दिन भी एकेडमी में नहीं रुकता है और केवल हनुवंत का एकेडमी के भीतरी हिस्से में भ्रमण कराता है और फिर उसके साथ वापस से अपने दल को लेकर अपने काम को करने के लिए चला जाता है। इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीनों में जय का सामना 2 बार भूत प्रजाति के डेविल से हुआ था, जिस वजह से उसने 35 के लगभग आत्मीय मोती अर्जित कर लिए थे। आज के दिन वह अपने टापू पर अपने आवास में बैठा साधना में लगा हुआ था। उसके चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे असंतुलित हो रहा था और उसके सर के पीछे एक बवंडर बन जाता है, जिसमें से एक चक्र बनता है। ये चक्र वही था जो कि उस वक्त बना था जब जय ने धर्म स्तर पर ब्रेक थ्रू किया था। इस चक्र का जैसे ही घूमना शुरू होता है, आसपास से ऊर्जा तेजी से जय के शरीर में प्रवेश करने लगती है। यह ऊर्जा उसके शरीर के हर एक हिस्से से होती हुई उसके ऊर्जा केंद्र में प्रवेश कर रही थी। ऊर्जा केंद्र में भी एक बवंडर बन गया था और उसकी आत्मा वाले हिस्से में भी एक तरह का रास्ता तैयार हो रहा था। जल्दी ही दोनों जगहों से एक ऊर्जा की तरंग निकलती है और जय अपनी आत्मा और शारीरिक संरचना में बदलाव महसूस करता है। कुछ देर बाद उसके शरीर में एक धमाका होता है और एक ऊर्जा की लहर चारों ओर फैल जाती है। यह ऊर्जा की लहर टापू पर मौजूद सभी को महसूस होती है। इस लहर के तुरंत बाद 2 और लहर फैलती हैं और फिर से टापू पर शांति छा जाती है। कमरे में जय अपनी आंखों को खोलता है और अपने हाथ को देखता है। ब्रेक थ्रू के बाद वह बहुत ही ऊर्जावान और ताकतवर महसूस कर रहा था। उसके शरीर में कई सारी जगहों पर पहले कमी रह गई थी, जिन्हें महायोद्धा काया भी भर नहीं पाई थी, लेकिन इस ब्रेक थ्रू के साथ ही वे सारी कमियां भी दूर हो जाती हैं और वह बस एक कदम दूरी पर था एक परफेक्ट किंग बॉडी हासिल करने में। परफेक्ट किंग बॉडी महायोद्धा काया का एक चरण होता है जो कि किसी भी तरह की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि योद्धा की सोच पर निर्भर करता है। वह किस स्तर को परफेक्ट मानता है। जय ने जो परफेक्ट माना था वह एम्परर प्रजाति की काया को माना और उसी के अनुसार अपने शरीर को डालने लगा था। अब तक वह लगभग आधा ये कर चुका था और इस ब्रेक थ्रू के साथ वह 75% तक उस काया को हासिल कर चुका था। उस काया को हासिल करने के बाद उसे पद्धति के अनुसार चलना है, बाकी के सारे परिवर्तन मंत्र अपने आप उसके शरीर में कर देगा। यही खासियत थी जिसकी वजह से महायोद्धा काया कहलाती है, क्योंकि इस काया की क्षमता पहाड़ों को भी मुंह से तबाह कर सकने की है। बहरहाल जय अपनी आंखों को खोलता है और आसपास देखता है। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि रीना और वैशाली ने भी किंग स्तर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब तक आसमान में बादल छाने लगे थे। जय के लिए मृत्युवीर स्तर एक चुनौती थी, लेकिन आम योद्धा के लिए किंग स्तर एक चुनौती है। जय को मृत्युवीर स्तर को पार करने के लिए 3 बार आकाशीय दंड से गुजरना पड़ा था, लेकिन रीना और वैशाली, जिन्हें उस सिंहासन का भी समर्थन था, इस काम को आसानी से कर चुके थे और अब उन्हें आखिरकार स्वर्गीय परीक्षा देनी थी। वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और आकाशीय परीक्षा का स्तर देखता है। इस स्तर को देखकर वह अपना माथा हिलाता है और वापस आ जाता है। सच में एक स्वर्गीय खजाने की सहायता होना कितनी अच्छी बात होती है। वैशाली और रीना को स्वर्ग की सहायता प्राप्त, जिस वजह से उनकी स्वर्गीय परीक्षा भी इतनी ताकतवर नहीं थी, जबकि जय स्वर्ग को भी हुक्म देने की ताकत वाली प्रतिभा से आगे बढ़ रहा है। इस वजह से वह इस तरह की सरल स्वर्गीय परीक्षा को शायद ही कभी देख पाएगा। बहरहाल वह बाहर खड़ा होकर इस दृश्य पर नजर रखता है। वह हनुवंत को भी महसूस कर लेता है। हनुवंत जब आसमान में छाए काले बादलों की तरफ देख रहा था तो उसकी नज़रों में हल्का सा गुस्सा नजर आ रहा था। जय उसके पास जाता है और पूछता है, हनुवंत क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हनुवंत जब अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करता है तो वह उस तरफ देखता है और जय को देखकर उसके भाव शांत हो जाते हैं।
वह कहता है, मैं ठीक हूँ बड़े भाई, बस इन बादलों को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन मेरे मन में बहुत ही गुस्सा पैदा हो रहा है। जय जब ये सुनता है तो वह भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वह आसमान की तरफ देखता है और फिर हनुवंत की तरफ देखता है। वह उससे कहता है, तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम जाकर आराम कर सकते हो। हनुवंत हाँ में अपना सर हिलाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसे नहीं लग रहा था कि अगर वह वहाँ पर रुका तो वह अपने आप को काबू कर पाएगा। जय हनुवंत के अपने घर में प्रवेश करते ही उसके चारों ओर आवाज प्रतिरोधक फॉर्मेशन भी बना देता है। उसे लगा था कि हनुवंत का उससे चाहे जो संबंध हो लेकिन उस योद्धा से जरूर कोई ना कोई संबंध है जो कि आज से लाखों साल पहले उस लाठी को पीछे छोड़ गया था, क्योंकि उसकी मौत का कारण हेवनली लाइटनिंग यानी कि स्वर्गीय परीक्षा ही थी। इसी वजह से उसने हनुवंत को आराम करने के लिए भेज दिया था ताकि वह हेवनली लाइटनिंग यानी कि स्वर्गीय परीक्षा उसे ढूंढ ना सके, वरना ये केवल वैशाली और रीना के लिए ही परेशानी पैदा करने वाली थी। कुछ ही देर बाद उनकी परीक्षा खत्म हो जाती है और वे सफलतापूर्वक किंग स्तर पर पहुंच जाती हैं। वे खुश होकर जय के पास आती है और उसके गले लग जाती हैं। जय उन्हें 2 मोती देता है जो कि आत्मीय ऊर्जा को बढ़ाते हैं। उन मोतियों को देखकर उन दोनों की कुछ समझ नहीं आता, जिस पर जय को समझाना पड़ता है और फिर उन दोनों को उन्हें अवशोषित करने और अपनी कल्टीवेशन को स्थापित करने के लिए भेज देता है। उनके जाने के बाद वह वापस से अपने कमरे में आता है और सारे मोतियों को बाहर निकालता है। इसके बाद वह सारे मोतियों को एक विशेष अनुक्रम में रखता है और फिर अपने पास से एक रिंग निकालकर उसे उस अनुक्रम के बीचों बीच रख देता है। जब गॉडफादर ये देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है। वे मन ही मन कहते हैं, सच में मैंने एक अच्छे लड़के को चुना है, ये कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। उसे पता था कि जय अगर उन मोतियों को अवशोषित कर लेता तो वह मध्यम स्तर 6 पर पहुंच जाता या फिर स्तर 6 के उच्च स्तर की आत्मा भी अर्जित कर सकता था, लेकिन जय ने उन सारे मोतियों को मनसा के हवाले करने का फैसला किया। इसी बात से साफ जाहिर था कि जय दोस्ती के बदले दोस्ती निभाने वाला लड़का है। जय अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाता है और फिर अपनी आत्मीय ऊर्जा को सुचारू रूप से संचालित कर उन सारे मोतियों की आत्मीय ऊर्जा की एक लहर बनाता है और उसे उस अंगूठी में डालने लगता है। वह अंगूठी किसी प्यासी रुई की तरह सारे पानी को सोखने लगती है। धीरे धीरे उन सारे मोतियों की धारा की लंबाई बढ़ जाती है और एक बवंडर तैयार हो जाता है। यह आत्मीय ऊर्जा का एक बवंडर था। जय इस बवंडर को काबू करता हुआ उसे उस अंगूठी पर केंद्रित करने लगता है। ये बहुत ही जटिल काम था। अगर वह इस पर ध्यान नहीं देता तो आत्मीय ऊर्जा बर्बाद हो सकती थी। मनसा जब बेहोश हुई थी तब वह एम्परर स्तर की आत्मा के जितने ताकतवर थी तो कम से कम उसे 50 से ज़्यादा मोतियों की ज़रूरत तो पड़ने वाली थी। और उसने एक एम्परर स्तर का मोती भी अर्जित किया था जिसे वह अंत में उस अंगूठी के साथ घोल देता है। ये प्रक्रिया करीब 1 दिन और 1 रात तक चलती है। अगले दिन जय भी बहुत ही थक चुका था और अपनी आत्मीय ऊर्जा में कमी को साफ महसूस कर पा रहा था। वह अब गहरी नींद में जाना चाहता था। उसके दिमाग भारी होने लगा था और जल्दी ही वह इस पूरी प्रक्रिया से काबू को खोल देता है और अपनी चेतना खोने लगता है। उसके मूर्छित होने के ठीक बाद उस अंगूठी के ऊपर का बवंडर एक आकृति लेने लगता है और एक सघन काया में परिवर्तित हो जाता है। ये काया एक सुंदरी की थी। वह सुंदर जय के गिरने से पहले ही उसे सहारा देती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है। वह जय के सर पर हाथ फेरने के बाद कहती है, धन्यवाद। तो क्या परिवर्तन होने वाला था आगे, और क्या प्रभाव पड़ने वाला था डेविल क्लैन का आने वाली मार्शल आर्ट्स मीटिंग पर? तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 489। सुबह के समय जब खिड़की से सूरज की रोशनी जय के चेहरे पर पड़ती है तब वह अपनी गहरी नींद से जागता है। अभी वह तरोताजा महसूस कर रहा था, फिर भी वह जागने के बाद सबसे पहले स्नान करता है और उसके बाद ही कमरे में आकर बैठता है और मनसा की अंगूठी में झांकता है। जब वह ऐसा कर रहा था तभी उसके सर पर हल्की सी चोट पड़ती है और वह देखता है कि मनसा उसके पीछे से आ रही है। वह अपनी आत्मीय काया में ही थी लेकिन उसके शरीर की नक्काशी एक परफेक्ट शरीर के लगभग थी। जय उस देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, तो मिस मनसा आप जाग ही गईं। जय की बात को सुनकर मनसा भी मुस्कुराती है और थोड़ी सी गंभीर आवाज में पूछती है, अगर तुम उन आत्मा मोतियों को अवशोषित करते तो तुम्हारी आत्मीय ऊर्जा स्तर 6 के पीक पर पहुंच सकती थी और इससे तुम्हें बहुत ही फायदा होता, तो फिर तुमने वे मोती मुझे क्यों दिए?
जब जय मनसा की शंका को सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मेरे लिए देव स्तर 6 के ऊपरी चरण को हासिल करने से ज़्यादा अपना वादा निभाना कीमती है। और आप भी तो मेरी मदद करने वाली हो। जय की पहली वाली बात को सुनकर मनसा प्रभावित हो गई थी, लेकिन अगली बात को सुनकर वह उसके सर पर मारे बिना नहीं रह पाती है। वे दोनों इसी तरह कुछ देर तक मस्ती करते हैं और फिर मनसा वापस से अंगूठी में आराम करने के लिए चली जाती है। जय वहीं पर अपनी आत्मीय ऊर्जा को पूरी तरह से रिकवर करने में लग जाता है। इसी तरह अगले 3 महीने भी बीत जाते हैं और इन महीनों में डेविल क्लैन के लगभग हर एक ताकतवर अड्डे को नष्ट कर दिया गया था। और इस दौरान 7 से 8 असली डेविल क्लैन के सदस्य भी पकड़े गए थे, जो कि इंसानों के लिए अभी तक सबसे बड़ी उपलब्धि थी, खासकर इस पूर्वी इलाके के इंसानों के लिए। उनसे निकली हुई जानकारी से ये तो अब तक चारों ओर फैल गया था कि इस स्पिरिट वर्ल्ड में जल्दी ही एक गहरा परिवर्तन आने वाला है और एक बहुत ही ताकतवर रहस्यमयी चीज़ प्रकट होने वाली है, लेकिन वह क्या है ये उन्हें किसी भी जगह से पता नहीं चला था। खैर, जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई थी वह काफ़ी थी। जय इन 3 महीनों के दौरान अपना आधा कदम एम्परर स्तर में रख चुका था। वह अब एक हाफ स्टेप एम्परर लेवल पावर हाउस कहलाया जा सकता था। आपको बता दूं, अगर ये स्तर उसकी असली जगह पर उसने हासिल किया होता तो उस जगह के लोग उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाते। बहरहाल, वह इस वक्त प्रतिभाओं की भूमि में था, जहां पर हर रोज एक नई प्रतिभा उभरती है। वैशाली और रीना भी इन महीनों में अपनी अप्रतिम प्रतिभा और उस सिंहासन की ताकत की मदद से किंग स्तर के ऊपरी चरण पर पहुंच गई थी। अब आप में से कोई भी ये कमेंट मत करना कि जय की कल्टीवेशन स्पीड धीमी है। जरा ये भी तो देखो जय ने किस स्तर से किस पर और उन्होंने किस स्तर पर ब्रेक थ्रू किया है। भले ही एम्परर स्तर सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन एम्परर स्तर एक ब्रांड है जो कि आपको एक अलग ही रुतबा प्रदान करता है। मैंने बताया भी था कि भले ही वह एक हाफ स्टेप एम्परर हो, लेकिन हजारों पीक स्तर के किंग भी उसके सामने कुछ नहीं है। यह अंतर होता है केवल एक एम्परर नाम में। ठीक है, तो नो बेसलेस कमेंट्स। जय के ब्रेक थ्रू की वजह से उसकी अपनी 10वीं चोटी में रैंकिंग भी बढ़ गई थी और वह अब 9वां सबसे ताकतवर छात्र बन गया था। हनुमंत ने आते ही 5वें स्थान को हासिल कर लिया था। पहले चारों स्थान उनके सबसे बड़े भाइयों द्वारा अर्जित थे। पहला छात्र सुप्रीम एम्परर बन चुका था और वह मयूर प्रजाति का एक योद्धा था। दूसरे स्थान का छात्र भी सुप्रीम एम्परर स्तर पर था और वह ब्लैक टाइगर प्रजाति से था। भले ही वे योद्धा काले दिखते हों, लेकिन उनके द्वारा जो ऊर्जा कल्टीवेट की जाती है वह ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा होती है। वे सूर्य की ऊर्जा की मदद से कल्टीवेशन करते हैं। ये 5 छात्र आज से 2 साल पहले ही ग्रेजुएट कर चुके थे, लेकिन फिर भी वे इस जगह पर अभी तक इसलिए बने हुए थे क्योंकि उनकी उम्र अभी तक उतनी नहीं हुई थी। वे अभी 26 साल के ही थे और अकेडमी से ग्रेजुएट वे तभी माने जाते जब वे 30 साल की उम्र पूरी कर लेते। तो भले ही ताकत के स्तर में वे उस स्तर पर पहुंच गए हों, लेकिन अभी तक उम्र के स्तर में वे उस जगह पर नहीं पहुंचे थे। और सबसे ज़रूरी बात जो कि आपको बताना चाहता हूं, ये 5 के 5 केंद्रीय महाद्वीप के संगठनों से थे। इनमें जो एकमात्र इंसान था वह फॉजिंग स्वॉर्ड क्लैन से था। वह एक बहुत ही ताकतवर और प्रतिभाशाली तलवारबाज के रूप में जाना जाता है। उसकी आखिरी लड़ाई जो कि एक दैत्यानु अकेडमी के एल्डर से हुई थी, में उसने अपनी तलवार को बाहर तक नहीं निकाला था और केवल 3 ही हमलों में उसने दैत्यानु अकेडमी के 2 डॉट वाले एल्डर को हरा दिया था। दैत्यानु अकेडमी में पद का स्तर उनके हाथ पर बने काले डॉट्स द्वारा देखा जाता है। 2 डॉट्स का मतलब वह एक 2 सितारा एल्डर था। इस तरह के 9 डॉट्स होते हैं और सबसे अंत में एक लंबी काली रेखा होती है। जय ने इस समय के दौरान कई बार हनुवंत से मुकाबला किया था, जिससे उसकी युद्ध क्षमताओं का भी विकास हुआ था और उसने परफेक्ट बॉडी को भी हासिल कर लिया था। अब बस उसे एक मौके की तलाश थी ताकि वह एम्परर स्तर पर जा सके। उसे पता था कि यह मौका इतना आसान तो नहीं होने वाला है। वह रीना और वैशाली के साथ उस टापू के बाहर निकलता है और अपने साथियों के साथ टापू को अलविदा कहता है। वे सभी एक साथ सन अकेडमी के लिए वापस आ गए थे। दूसरी ओर एक जंगल में जो कि अजीब तरह की लताओं से घिरा हुआ था, एक सुंदर सी छाया आसमान को निहार रही थी। उसके चारों ओर एक अजीब शांत वातावरण था, लेकिन उसमें एक प्यारा सा आकर्षण था। वह लड़की अपनी हर एक गतिविधि से मानो किसी भी इंसान का दिल बाहर निकाल सके ऐसी लग रही थी। अचानक से एक धमाका होता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह उस लड़की के किंग स्तर पर ब्रेक थ्रू का प्रभाव था। वह लड़की अपनी आंखों को खोलती है और फिर अपने हाथों को देखती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि दृष्टि थी।
उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह कहती है, अभी तक जय ने किंग स्तर पर ब्रेक थ्रू कर लिया होगा और वह आधा कदम एम्परर स्तर में रख चुका होगा। इस बार मैं उसके साथ ही चलना चाहती हैं। मैं हमेशा उनकी प्यारी दृष्टि रहना चाहती हूँ। वह ये कहती है और फिर कुछ सोचने के बाद उसकी आंखों की चमक हल्की सी फीकी पड़ जाती है। वह बुदबुदाती है, लेकिन बस 25 दिन में वह तबाही आने वाली है। ये कमीना उस दिन मर नहीं सकता था। खैर, उस वक्त मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अब मुझे जल्दी से वापस जाकर जितना हो सके यंग मास्टर को उस तबाही में खुद को नुकसान पहुंचाने से बचाना होगा। वह इतना कहती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वह अपने पास से एक कागज़ निकालती है और उस पर बने निशानों को देखती है। जैसे ही वह उस कागज़ को जलाती है, आसपास की लताएं पूरी तरह से गायब हो जाती है और आसमान तुरंत काला हो जाता है। ये स्वर्गीय परीक्षा की निशानी थी। दृष्टि जब इस स्वर्गीय परीक्षा की तरफ देखती है तो वह नाराज या फिर परेशान नहीं थी, बल्कि बहुत ही खुश थी, क्योंकि इसी स्वर्गीय परीक्षा की वजह से वह वापस आ सकी और उससे हुई गलतियों को सुधार सकी। लेकिन उसके पुनर्जन्म में एक गहरा राज छुपा हुआ था। बहरहाल, वह स्वर्गीय परीक्षा को आसानी से पार कर लेती है। स्वर्गीय परीक्षा उन लोगों के लिए कठिन होती है जो कि जबरन अपने स्तर को बढ़ाते हैं, लेकिन सन अकेडमी के छात्र शुरुआत से ही प्रतिभाशाली थे और उनके लिए ये परीक्षा आम बात होनी चाहिए थी। उस परीक्षा को पार कर वह अपने पास से एक तलवार बाहर निकालती है और उसे गहरी आंखों से देखती है। वह जब डेविल क्लैन के सदस्यों को हराने के लिए निकली थी तो उसने कुछ जगहों को खोजना तय किया था। उन्हीं में से एक में उसे ये तलवार मिली थी। ये तलवार उसकी पिछली जिंदगी की जीवन भर साथी रही थी। जब वह इस तलवार को देखती है तो उसके मन में पुरानी यादें आ जाती है। वह तलवार भी एक अजीब सा संबंध अपने सामने खड़ी महिला से महसूस करती है और उसके अंदर हम जैसी आवाज़ आने लगती है। दृष्टि उस तलवार को पकड़ती है और अपने खून से उसे खुद से जोड़ती है। एक किंग स्तर के योद्धा का खून लगते ही वह तुरंत अपने आप में परिवर्तन करती है और जल्दी ही एक लाल रंग की तलवार में बदल जाती है। दृष्टि उस तलवार को हाथ में पकड़ती है और उसे लहराकर देखती है। बिल्कुल वैसी की वैसी ही। यही शब्द थे उसके मस्तिष्क में। इस तलवार को वापस रखने के बाद वह सन अकेडमी की दिशा में देखती है और फिर उड़ान भर देती है। एक विशाल चट्टानी पहाड़ पर एक बिल्कुल सपाट स्थान बना हुआ था। इस वक्त इस जगह पर एक व्यक्ति पालती मारकर बैठा हुआ था। उसके सर पर एक निशान चमक रहा था। ये निशान ध्यान से देखे जाने पर एक अजीब तरह की फ्लैम थी, लेकिन कमाल की बात यह थी कि यह फ्लैम किसी भी सूची में शामिल नहीं थी। ये फ्लैम उसके सर पर एक निशान के रूप में जल रही थी, लेकिन जल्दी ही यह उसके पूरे शरीर पर जलने लगती है और उसके शरीर पर मौजूद सारे कपड़े जलकर राख हो जाते हैं। उसका सुदृढ़ शरीर हवा के संपर्क में आता है और वह भी लाल रंग से तपने लगता है। कुछ देर बाद उसके शरीर पर जल रही लाल रंग की ज्वाला अपना रंग बदलती है और वह बैंगनी रंग की ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है। इस ज्वाला के जलने के साथ ही आसमान में काले बादल घिर आते हैं और बिजली कौंधने लगती है। ये बिजली उसकी स्वर्ग परीक्षा को दर्शा रही थी। वह कुछ देर बाद अपनी आंखों को खोलता है, जो कि यह सुनिश्चित कर रहा था कि वह सफलतापूर्वक अगले स्तर में प्रवेश कर चुका है। कुछ समय बाद वह अपनी स्वर्गीय परीक्षा को पार कर लेता है। हाँ, आखिरकार मैं किंग स्तर पर पहुंच ही गया। अब मैं इस आने वाली प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ। साथ ही मैं दृष्टि को अपनी ताकत दिखाने के लिए बेचैन हूँ। वह तो मेरी ताकत को देखकर मुझ पर फिदा ही हो जाएगी। वह लड़का कहता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि शिवा था। शिवा वही जीनियस था जो कि हालिया वर्षों बाहरी एकेडमी में बहुत ही मशहूर हो गया था। वह कुछ देर बाद कहता है, केंद्रीय एकेडमी में दाखिले से मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं केंद्रीय एकेडमी में प्रवेश कर अगले स्तर पर ब्रेक थ्रू करूंगा और फिर जल्दी ही अपने क्षेत्र से इकलौता एम्परर स्तर का योद्धा बन जाऊंगा। वह इतने में खुश था कि उसके पीछे से आवाज आती है, क्या तुम बस एम्परर स्तर पर ही खुश हो? अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम जैसे कमजोर इच्छा रखने वाले लड़के को अपना छात्र बनाया। यह आवाज़ थोड़ी सी उखड़ी हुई थी, लेकिन सुनने में मधुर थी। इस आवाज़ का मालिक एक प्यारी सी लड़की थी। वह लड़की पारदर्शी दिख रही थी और उसके शरीर पर कुछ भिन्न तरह के वस्त्र थे। वे आम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र नहीं थे। अगर उनकी तुलना की जाए तो वे वस्त्र सहारन क्षेत्र की एक प्रजाति के पहनावे से मिलान खा रहे थे। शिवा उस लड़की की तरफ मुड़ता है और थोड़े शंका भरे लहजे में पूछता है, क्या एम्परर स्तर ताकतवर नहीं है? हाँ, एम्परर स्तर ताकतवर है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कितना ताकतवर है।
तुम जिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हो उसमें तुम्हारी जितनी उम्र के हाफ स्टेप एम्परर आएंगे। साथ ही तुमसे केवल 1 साल बड़े एम्परर स्तर के योद्धा भी भाग लेंगे। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि एम्परर स्तर ताकतवर है, लेकिन इससे भी ताकतवर स्तर हैं। जब तुम केंद्रीय महाद्वीप पर जाओगे तब तुम्हें असली ताकत का पता चलेगा, वह महिला रूखी आवाज़ में कहती है। यह महिला थी तो उसी प्रजाति से, लेकिन शिवा को उसके साथ रहने पर पता चला था कि वह उस परिवार की वह लेजेंडरी पूर्वज है जिसने केंद्रीय महाद्वीप तक में एक संगठन बना दिया था और महाद्वीप के एक हिस्से पर राज किया था। उसकी मास्टर होने के नाते वह उसको खुद से भी ज़्यादा ताकतवर उपलब्धि हासिल करते हुए देखना चाहती थी। इस वजह से वह शिवा की इस बात से नाराज थी। शिवा भी तुरंत अपनी मास्टर का गुस्सा शांत करता है और उन्हें समझाते हुए वह वहां से सन एकेडमी की ओर बढ़ जाता है। समुद्र के गहरे इलाके में जहां पर दूर दूर तक कोई भी महाद्वीप नजर नहीं आ रहा था, एक ऊर्जा का बीम हवा में उठता है और वापस से गायब हो जाता है। इस साफ और शांत परत के नीचे गहराई में उतरने पर सामने आता है एक विशाल समुद्री साम्राज्य, दी ग्रेट ड्रैगन एम्पायर। इस वक्त इस साम्राज्य के महल के भीतर एक युवा पालती मारकर बैठा था। उसकी चमड़ी पर बहुत सी स्कैल्स बनी हुई थी और उसके सर पर 2 सिंग भी थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सुनहरी थी और वह एक बहुत ही ताकतवर जीव ऊर्जा का दबाव बना रहा था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन एम्पायर का शाही राजकुमार था, जो कि सबसे प्रतिभाशाली भी था। वह 1 महीने पहले ही एम्परर स्तर पर सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर चुका था और अभी जो हुआ था वह उसकी रक्तधारा की सफाई की वजह से होने वाला प्रभाव था। वह अपनी आंखों को खोलता है और एक मुस्कान के साथ कहता है, इंसानों में आ रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग कितने ताकतवर हो। साथ ही उस इंसान का बदला भी लूँगा जिसने आज से कई साल पहले मेरे पिता को हराया था। वह इतना कहता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जरूर मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। एक मध्यम आयु का व्यक्ति उसके पीछे प्रकट होता है और फिर वे दोनों साथ में ही गायब हो जाते हैं। तो क्या होने वाला था आने वाली मार्शल आर्ट्स मीटिंग में? क्या डेविल क्लैन की कोई हरकत होने वाली है? क्या था दृष्टि के पुनर्जन्म के पीछे का राज? तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 490। पूर्वी महाद्वीप के बिल्कुल उत्तरी बिंदु पर भौगोलिक संरचना पूरी तरह से भिन्न थी। इस पूरी जगह सफ़ेद रंग की बर्फीली चादर फैली हुई थी और आसमान से रूह के समान बर्फीली बारिश हो रही थी। ऊंची नीची चोटियां जहां तक देखो वहां तक फैली हुई थी। इस जगह का तापमान वर्ष भर में केवल जून के महीने में 10 डिग्री पर पहुंचता है, वरना पूरी साल ये तापमान नकारात्मक ही रहता है। इस जगह पर रहने वाले सारे जानवर भी बर्फीली इलाकों में ढल चुके हैं और वे सभी शीत ऊर्जा को अवशोषित होकर ताकतवर हो चुके हैं। इन सारी पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ था एक अनोखा और सुंदर नगर। अनोखा इसलिए क्योंकि ये जिस जगह पर बसा हुआ था उस जगह पर किसी भी इंसान बसाहट का टिक पाना विद्वानों के हिसाब से संभव नहीं था। और सुंदर इसलिए क्योंकि यह इंपीरियल कैपिटल के अलावा पूरे पूर्वी महाद्वीप की सबसे सुंदर सिटी है। यह आइस फीनिक्स साम्राज्य की राजधानी आइस स्टार सिटी थी। ये पूरे साम्राज्य की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाहरी इलाकों में मौजूद शहरों में तो फिर भी हमले की संभावना रहती थी, लेकिन इस जगह पर किसी भी तरह के हमले की कोई भी संभावना नहीं रहती थी। इस शहर के घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बनी हुई थी और उनके नीचे गली को रोजाना साफ करने की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की गई थी। ये सिटी एक तरह की फॉर्मेशन में बनी हुई थी, जिस वजह से यहाँ का तापमान 15 से 20 डिग्री के बीच रहता था। इसी जगह पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एकेडमी मौजूद थी जो कि बाहरी दुनिया में इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन महाद्वीप पर मौजूद सारे पुराने योद्धा इस एकेडमी से जरूर परिचित होंगे। इस एकेडमी का नाम आइस फीनिक्स एकेडमी ही था और इस एकेडमी का पूर्वज लेजेंडरी आइस फीनिक्स को माना जाता है। यह एकेडमी इस सिटी के ठीक ऊपर मौजूद पहाड़ों पर बसी हुई है और पहाड़ों की ढाल में छिपी हुई है। इस वक्त इस जगह पर एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा का पिल हवा में उठता है और आसमान को भेदता हुआ निकलता है। इसके तुरंत बाद बहुत ही घने काले बादल इकट्ठा हो जाते हैं। इनके आते ही चारों ओर से एक तरह की फॉर्मेशन बनती है जो कि उस क्षेत्र पूरी तरह से ढक लेती है जिस जगह पर बिजली गिरने वाली थी। यह ऐसी फॉर्मेशन नहीं थी जो कि हमले को रोकेगी। ये फॉर्मेशन अजीब रूप से बर्फ पर जम जाती है और उसे किसी जमीन की तरह मजबूत बना देती है, ताकि जब बिजली उस पर गिरे तो वह एक बाढ़ के रूप में बहे ना। यह आकाशीय परीक्षा बहुत ही खतरनाक दिख रही थी।
हम पहाड़ी के ठीक ऊपर सफ़ेद रंग की पोशाक में एक सुंदर महिला को देखते हैं। यह महिला 23 से 24 साल की लग रही थी और उसके चेहरे पर एक खास तरह का रुमाल बंधा हुआ था। ये बर्फीली रेशम से बना हुआ रुमाल था। ये रेशा इस जगह की खासियत थी। बर्फीला रेशम का कीड़ा केवल इसी जगह पर पाया जाता है और यह उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ भी था। वह महिला आसमान की तरफ देखती है और अपने पास से एक पारदर्शी कपड़े को निकाल लेती है। वह कपड़ा उसके आसपास एक खास तरह की संरचना में लिप जाता है। वह किसी आसमान से उतरी हुई परी की तरह लग रही थी। जल्दी ही आसमान से एक गर्जन सुनाई देती है जो कि शहर में मौजूद लोगों को भी हिला देती है। वे सभी आसमान की तरफ देखते हैं और उनमें से कुछ जानकार कहते हैं, तो आखिरकार वह दिन आ ही गया। आज राजकुमारी हिमानी एम्परर स्तर पर ब्रेक थ्रू करने वाली हैं। वे महज 23 साल की हैं। उनका भविष्य बहुत ही स्वर्णिम होने वाला है और उनके साथ हमारा भविष्य भी स्वर्णिम होने वाला है। और भी जानकार लोग उत्साह में हाँ में अपना सर हिलाते हैं। जब आपके भविष्य के कर्ता धर्ता का स्तर बढ़ेगा तो आप तो खुश होंगे ही। वह महिला बहादुरी से उस स्वर्गीय परीक्षा का सामना करती है और जल्दी ही आखिरी कदम को पार कर एक एम्परर स्तर की योद्धा बन जाती है। आसमान में खड़ी वह दक्षिणी इलाके की ओर देखती है और कहती है, मार्शल आर्ट्स मीटिंग, मैं तैयार हूँ। दक्षिणी हिस्से में शुरू होता है एक रेगिस्तान जो कि सहारन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये न केवल दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है बल्कि इसका विस्तार काफ़ी हद तक पश्चिमी क्षेत्र तक भी पहुंचता है। इस रेगिस्तान में आए दिन रेतीले तूफान आते रहते हैं और यहाँ पर अगर कोई साधारण व्यक्ति एक बार खो गया तो उसे किनारे तक पहुँचने में ही कई साल लगेंगे। ऊपर से हर एक टीला एक जैसा दिखता है जिससे वह दिशा का ही हिसाब किताब भूल जाएगा। दोस्तों, मेरा दिशा का हिसाब किताब यहाँ पर खराब हो गया है। अगर आपको पता है तो क्या आप बता सकते हैं कि मैंने सहारन क्षेत्र को किस दिशा में लिखा था? इस रेगिस्तान के ठीक भीतरी हिस्से में एक बड़ा सा शहर बसा हुआ था। उनका पहनावा पूरी तरह से भिन्न था और समय समय पर ऊंट जैसे दिखने वाले जीव या फिर पीले रंग के उड़ने वाले जीव देखे जा सकते थे। इस शहर को सहारन शहर के नाम से जाना जाता है और ये शहर सहारन साम्राज्य की राजधानी है। शहर के ठीक बीचों बीच बने महल में सबसे ऊपरी हिस्से पर एक जहां पर झंडा लगा हुआ था एक लड़का खड़ा हुआ था। वह 25 साल का दिख रहा था और उसके चारों ओर हवाओं का कोई भी असर नहीं दिख रहा था। वह निचले हिस्से पर सुनहरी धोती को कछाए हुए था और उसके ऊपरी शरीर पर बस एक धोती थी जो कि उसकी गर्दन के चारों ओर थी। उसके एक हाथ पर सांप का निशान बना हुआ था। उसका सुदृढ़ शरीर साफ देखा जा सकता था। वह उत्तरी इलाके की ओर देखता है और बड़बड़ाता है, इस बार की मार्शल आर्ट्स मीटिंग सरल नहीं होने वाली है। इन डेविल्स ने कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन मजा आएगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ये सहारन राज्य का राजकुमार अली रशाइदा है। रशाइदा शाही परिवार का नाम है। वह बचपन से ही रोमांच का शौकीन रहा है और इस तरह के माहौल में उसे सबसे बड़ा रोमांच मिलने वाला है। वह उत्साह के साथ कहता है, अभी मजा आएगा। पूर्वी महाद्वीप के ठीक बीचों बीच मौजूद उस विशालकाय सुंदर शहर के बीचों बीच मौजूद महल से 3 युवा आसमान की ओर उठते हैं और एक दूसरे की तरफ प्रतिद्वंदिता भरी हुई नजरों से देखते हैं। उनमें से एक कहता है, तो तुम दोनों तैयार हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों हमारे राजवंश का नाम ना डुबाओ। उस लड़के की ताने भरी आवाज़ को सुनकर बाकी के दोनों अपनी मुंह दूसरी तरफ करते हैं और उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां पर प्रकट होता है और उन तीनों से कहता है, तुम तीनों को जहां तक हो सके एक दूसरे का साथ देना है और रणबीर पूरी गोल्डन गार्ड सेना तुम्हारे हवाले है। तुम्हें इस मीटिंग में अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है, कम से कम तब तक जब तक तुम्हारा भाई वहां पर नहीं पहुंचता है। स्काई साम्राज्य में भी इस वक्त हलचल थी, लेकिन उनके पास एक भी योद्धा नहीं था जो कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के काबिल हो। राशि पहले ही अपनी मास्टर के साथ जा चुकी थी और बाकी के योद्धा उनकी तरफ से नहीं बल्कि सन एकेडमी के तरफ से मुकाबले में उतरने वाले थे, लेकिन उनका फायदा उन तक पहुंच जाएगा। वे सम्मिलित रूप से राजवंश की ओर थे। इस बार मार्शल आर्ट्स मीटिंग हल्की फुल्की नहीं होने वाली थी। इस मार्शल आर्ट्स मीटिंग में इनामों को छोड़ भी दिया जाए तो एक सबसे खास चीज़ तो सभी पाना चाहते थे, वह थी दी ग्रेट नॉर्थ ईस्ट पुराशेष। इस मुकाबले से 7 योद्धा चुने जाने थे जो कि इस पुराशेष में प्रवेश करने वाले थे। इसके भीतर आज तक जो भी गया है या तो वह अंदर ही रह गया है या फिर कुछ ना कुछ हासिल कर लौटा है, लेकिन इसके ज़्यादातर स्थान केंद्रीय महाद्वीप के हवाले कर दिए जाते हैं। इस बार लेकिन बात अलग थी।
इस बार 5 स्थान नॉर्थ ईस्ट इलाके के योद्धाओं को भी दिए जा रहे थे, और इन स्थानों को पाने के लिए यह मुकाबला पहले से खास बन गया था। लगभग सभी राजवंशों में इस वक्त इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। उनमें से हर कोई एक स्थान हासिल करना चाहता था। अब किसे स्थान मिलेगा वह तो आगे की बात है। फिलहाल के लिए सभी को 2 चीज़ों का ध्यान रखना था। पहला ये कि इस मार्शल आर्ट्स मीटिंग का मामला शांति से निकल जाए, और दूसरा ये कि डेविल्स को भी दबाकर रखा जाए। डेविल्स कोई आम प्रजाति नहीं है। अगर उनके ऊपरी सदस्य इस इलाके में आ गए तो इस इलाके के राजवंशों को बहुत ही बड़े खतरे का सामना कर सकता था। इस वजह से वे हर एक छोटी हरकत पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि अगर वे परेशानी के पैदा होने से पहले ही परेशानी को खत्म कर देंगे तो उन्हें उस खतरे से निपटने का रास्ता मिल सकता है। इस बारे में सभी जानते थे, इसलिए सभी राजवंश ने मिलकर एक संयुक्त खोज दल और जासूस दल बनाया था। ये पूरे के पूरे इलाके पर हल पल नज़र रख रहा था, और अभी तक के सारे मामले समय रहते ही खत्म कर दिए गए थे, जिनमें से सन अकेडमी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। वहीं पर दूसरे स्थान पर सौर राजवंश, तीसरे स्थान पर ड्रैगन राजवंश था, जिस वजह से इन तीनों को ज़्यादा स्थान मिले थे। सन अकेडमी को 21 स्थान मिले थे, सौर राजवंश को 15 स्थान मिले थे, जिसमें से उसे हर एक साम्राज्य के काबिल योद्धाओं को चुनना था। ड्रैगन राजवंश को 12 स्थान मिले थे, जिनमें से उसने 10 स्थान कुछ लाभों के बदले बेच दिए थे। उसकी इस हरकत पर उसे चारों ओर से ताने मारे गए, लेकिन ड्रैगन की चमड़ी मोटी होती है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। ड्रैगन राजवंश को किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वह बस 2 योद्धा चुनता है। उनमें से एक ड्रैगन प्रिंस आर्यन और ड्रैगन प्रिंसेस आर्यन का थी। इनके कोई भी सरनेम नहीं होते हैं। ड्रैगन किसी भी तरह के अन्य सरनेम को अपने दल के ऊपर एक पाप मानते हैं, इसलिए वे किसी भी तरह का सरनेम नहीं लगाते हैं। ड्रैगन राजवंश से बाकी के राजवंशों ने स्थानों को खरीदा था ताकि वे अपने और भी ज़्यादा ताकतवर योद्धाओं को मैदान में उतार सकें। वैसे भी इस बार पहला स्थान सभी को ड्रैगन राजवंश के प्रिंस का लग रहा था। भले ही उसके अलावा और भी एम्परर स्तर के योद्धा मौजूद थे, लेकिन एक जानवर, वो भी ड्रैगन के स्तर का, वही था। और दिव्य जानवरों की ताकत समान स्तर पर इंसानी योद्धाओं से ताकतवर होती है। माना कि कुछ लोग अपवाद होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं, और इस बार उस तरह के किसी भी अपवाद का नाम सामने नहीं आया था। इस वक्त सन अकेडमी में भी एक गहनी चर्चा चल रही थी। ये चर्चा न सिर्फ बाहरी बल्कि भीतरी हिस्से में भी चल रही थी। छात्रों की परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को चुन लिया गया था, और अगले दिन वे सूची को जारी करने वाले थे। लेकिन चर्चा एक स्थान पर चल रही थी। वीर सिंह मुख्य जगह पर बैठा था, और सभी के सभी एल्डर गहन चर्चा में लगे हुए थे। वह तलवारबाज एल्डर जो कि 5वीं चोटी से था, वो भी चुपचाप ही बैठा था। उसे पता था कि वीर सिंह की आदत क्या है। जब इन सब की बकवास खत्म हो जाएगी तब उसे केवल अपना अंतिम फैसला देना है। काफ़ी देर तक चर्चा चलती है रहती है। अंत में वीर सिंह जैसे ही टेबल पर 2 बार उंगली मारता है, सभी के सभी शांत हो जाते हैं। एल्केमी एल्डर कहता है, पैलेस लॉर्ड, आपने इस नए छात्र को जगह क्यों दी है? ये छात्र अभी कुछ दिन पहले ही एकेडमी से जुड़ा है। वह केंद्रीय एकेडमी में भी जा सका, और उसे मार्शल आर्ट्स मीटिंग में भी स्थान दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि यह बाकी के छात्रों के साथ अन्याय की बात है? जब वीर सिंह ये सुनता है तो वह उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। उसे पता था कि केवल यही इकलौता नहीं है जो कि यह कहने वाला है। और ऐसा ही होता है। तुरंत 2 और एल्डर खड़े होते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। 2 के बाद 4 खड़े होते हैं, और जल्दी ही केवल 3 एल्डर्स को छोड़कर सभी खड़े होकर पैलेस लॉर्ड को समझाने लगते हैं। वीर सिंह अब मेज पर अपना हाथ पटकता है और कहता है, तो हो गया आप सब लोगों का। सभी वीर सिंह को बोलता हुआ देखकर तुरंत चुप हो जाते हैं। वे आगे क्या ही कह सकते थे जब पैलेस मास्टर ने इतने सार्कास्टिक अंदाज में उनसे वह वाक्य कहा था। वीर सिंह 5वें एल्डर की ओर देखता है और कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ 5वें एल्डर की छात्र के चयन के लिए उसका एकेडमी से जुड़ने का समय कब से जरूरी हो गया? आप जिस आधार पर यह कह रहे हैं उस आधार पर आपके छात्र शिवा को अभी बस 1 साल ही हुआ है एकेडमी में आए, लेकिन वह इस मीटिंग में हिस्सा ले रहा है। मैं उसका नाम भी लिस्ट से हटा दूँ। लेकिन पैलेस लॉर्ड, मेरे छात्र ने एकेडमी के लिए योगदान दिया है और उसने इस अभियान में भी डेविल क्लैन के योद्धाओं को अच्छी तरह से रोका है। 5वें एल्डर पीछे नहीं हटते हैं और कहते हैं। जब वीर सिंह ये सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हनुवंत की वजह से 2 असली डेविल क्लैन के मेंबर पकड़े गए
और उसने बाकी की जगहों पर भी डेविल क्लैन के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो आपका छात्र तो उसके योगदान के सामने कहीं भी पास नहीं है। जब पांचवा एल्डर ये सुनता है तो वह चुप हो जाता है। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। वीर सिंह उसकी चुप्पी को देखकर सभी की तरफ देखता है और कहता है, मैं आप सबके वे घिनौने और तुच्छ खेल अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए उन्हें मेरे सामने आजमाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो सूची बना ली है वही जारी होगी, जिसको भी आपत्ति हो रहे। उसे पता था कि इन एल्डर्स ने बहुत ही फायदे अर्जित करे होंगे उन परिवारों से जिनके लिए वे हर एक स्थान को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वह भी वीर सिंह था। वह उनसे एक भी शब्द अलग नहीं कहता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।